हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रोहताज इंसा, कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नारी के बारे में और पुरुष के बारे में, यानी कि लेडीज और जेंट्स के बारे में, उनके माइंड के बारे में, किस तरीके से उनका ब्रेन काम करता है, किस तरीके के उनके विचार होते हैं, और उसको हम आपको साइंटिफिक तरीके से बताएंगे। राइट हेमिस्फेयर एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर, यानी कि राइट माइंड और लेफ्ट माइंड किसके अंदर ज्यादा होता है, पुरुष के अंदर ज्यादा होता है या महिला के अंदर ज्यादा होता है, इनकी क्या वर्किंग होती है, किस तरीके से वो काम करती है, महिला का जो व्यवहार है वो ऐसा क्यों है और जेंट्स का जो व्यवहार है वो ऐसा क्यों है। उसके पीछे बहुत गहरे कारण है, बहुत साइंटिफिक रीजन है, मनोवैज्ञानिक कारण है। उन कारणों की आज हम बात करेंगे। आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। अगर आपको मेरी बात में कुछ कमी नजर आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उस कमी को मैं ठीक करने की कोशिश करूंगा जी। अभी कैसे, किस तरीके से आदमी एक अलग व्यवहार करता है, पुरुष एक अलग व्यवहार करता है। वैसे तो इस पृथ्वी के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर सभी व्यक्तित्व अलग अलग हैं, सभी पर्सनैलिटी अलग अलग हैं, सभी का व्यवहार अलग अलग है। क्यों? उसके पीछे गहरे कारण है। इस दुनिया के अंदर एक पत्ते जैसा पत्ता नहीं मिलता, एक पत्ते जैसा पत्ता नहीं मिलता। एक वृक्ष का पत्ता मैं आपको तोड़ करके दे दूं, इस पत्ते जैसा पत्ता आप मेरे को ला करके दें, तो मैं 101% गारंटी देता हूं कि पूरे विश्व के अंदर उस पत्ते जैसा पत्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि उस पत्ते की खुशबू अलग है, उस पत्ते की जो लेयर्स हैं वो अलग हैं, उस पत्ते का जो अंदाज है वो अलग है, उस पत्ते पर जो मिट्टी की खुशबू है वो अलग है। तो एक पत्ते जैसा पत्ता इस पूरे विश्व में, पूरे जहां में मिलना मुश्किल है। विचार कीजिए, जब इस देश के अंदर, जब इस विश्व के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर एक पत्ते जैसा पत्ता नहीं मिल सकता, तो एक आदमी जैसा आदमी कैसे मिल सकता है, एक इंसान जैसा इंसान कैसे मिल सकता है। जब एक कंकर जैसा कंकर इस दुनिया में नहीं मिल सकता, तो एक आदमी जैसा आदमी कैसे मिल सकता है। इसलिए सभी जो पर्सनैलिटीज हैं वो अलग अलग हैं, सभी जो आदमी जो हैं, जो सभी जो इंसान जो हैं, उनके व्यवहार अलग अलग हैं। क्यों? इसके पीछे हम जाएं कि क्यों ऐसा क्यों होता है, कि सबके व्यवहार अलग अलग क्यों हैं, सबके व्यवहार एक जैसे क्यों नहीं होते। अगर इस दुनिया को मानते हो, संसार को जानते हो, तो ये तो लगभग लगभग लोग मानते ही हैं ये दुनिया है। तो एक पत्ते वाला एग्जांपल समझ लीजिए। अगर थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में विश्वास करते हो, थोड़ा सा अध्यात्म में विश्वास करते हो, जो नहीं करते वो जो पत्ते वाला एग्जांपल दिया है, जो लीफ वाला एग्जांपल दिया है, उसको जान लें। और जो अध्यात्म के अंदर, स्पिरिचुअलिटी के अंदर जो विश्वास करते हैं, उनको मैं बता दूं पास्ट लाइफ के बारे में, कि पास्ट जो लाइफ होता है, पिछले जो जन्म होते हैं, ग्रंथों के अंदर देख लीजिए। मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट मैंने कुछ पास्ट लाइफ रिग्रेशन किए हैं, लोगों को पास्ट लाइफ में लेकर के गया हूं, और जितने भी मैंने पास्ट लाइफ के बारे में पढ़ा है, कि वो साइंस भी कुछ हद तक मानती है कि पास्ट लाइफ होता है। तो मानिए कि पास्ट लाइफ है, तो पास्ट लाइफ में आप मानो किस योनि के अंदर थे, किस उसके अंदर आप योनि के अंदर थे, क्या आपका व्यवहार था, किस तरीके से आपने कर्म इकट्ठे किए, किस तरीके से आपने संस्कार इकट्ठे किए। हर दिन का संस्कार, हर दिन का कर्म अलग अलग है। आज का आपका कर्म देख लो, आपके पास वाले का कर्म देख लो, साथ वाले का कर्म देख लो, अलग अलग है। जब एक इंसान का एक दिन का कर्म अलग अलग है, तो मान के देखो कि किसी मानो 100 जन्म लिए हैं, 100 जन्म में वो 5000 साल जिया है, और उस 5000 साल के कर्म, हर रोज के कर्म अलग अलग हैं, हर रोज के कर्म अलग अलग हैं, हर रोज के संस्कार अलग अलग हैं। तो किस टाइप की रिकॉर्डिंग उसके माइंड में हो गई, किस टाइप का संस्कार उसका इकट्ठा हो गया, और अलग अलग संस्कार लेकर के लोग आ गए और एक जगह पे इकट्ठे हो गए, और अब वो चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारे जैसा व्यवहार करे। तो वो कैसे कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके संस्कार अलग हैं। उसकी गलती नहीं है, वो अच्छा कर रहा है तो भी वो संस्कार है, वो बुरा कर रहा है तो भी उसके संस्कार हैं, उसकी गलती बिल्कुल भी नहीं है। जो बुरा कर रहा है, इतना कहा जा सकता है कि वो अपने कर्मों को ठीक कर सकता है, ताकि बारी बारी से उनको वो कर्म न भोगने पड़े, और बारी बारी से संसारों की यात्रा में उसको ना आना पड़े। तो टॉपिक हमारा स्पिरिचुअलिटी नहीं है, तो मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा। मेन मतलब समझ लो कि संस्कार की वजह से, जन्मों जन्मों के संस्कार की वजह से हमारे व्यवहार अलग अलग होते हैं। अब हम बात आते हैं, मेन टॉपिक पर आते हैं कि महिलाओं और पुरुष के जो माइंड है, राइट और लेफ्ट माइंड कैसे कैसे काम करते हैं। साइंस ये मानती है, साइकोलॉजी ये मानती है कि पुरुषों के अंदर जो होता है वो लेफ्ट हेमिस्फीयर ज्यादा काम करता है, लेडीज के अंदर जो होता है वो राइट हेमिस्फीयर ज्यादा काम करता है। मेरे एक फ्रेंड है, उनसे मेरी बात हो रही थी इसके बारे में, उसी बातचीत के कुछ अंश मैं आप यहाँ रखना चाहता हूँ। तो उसमें मेनली किस तरीके से काम करता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर वाले क्या क्या करेंगे पहले ये जान लेना जरूरी है, राइट हेमिस्फीयर वाले क्या क्या करेंगे बात जान लेना जरूरी है।
लेफ्ट जो हेमिस्फीयर वाले हैं वो टेक्निकल वर्क ज्यादा करेंगे, टेक्निकल ज्यादा वर्क होंगे उनके, जॉब से रिलेटेड ज्यादा वर्क होंगे, यानी कि संसारिक कामों में उनकी ज्यादा रुचि होगी। और वो अगर आज के टाइम की मान लें तो पैसा कमाने की मशीन मान लो उनको, वो सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं और टेक्निकल बातें करना जानते हैं, हार्दिक बातों की उनके अंदर कमी होती है। जैसे बिजनेसमैन है या कोई कोई जॉब कर रहा है किसी टाइप की, पैसों के लिए जॉब कर रहा है, कुछ करने के लिए जॉब कर रहा है और ज्यादा बोलचाल की भाषा में ज्यादा काम करता है और ज्यादा यानी कि जिससे अर्निंग होती है इस टाइप का काम कर रहा है, तो ये क्या है, लेफ्ट हेमिस्फीयर के काम है। जिसका लेफ्ट माइंड ज्यादा काम करता है वो ज्यादा संसारिक बातों को सोच पाते हैं और ज्यादा बिजनेस की बातों को सोच पाते हैं, हर बात में, हर काम में बिजनेस देख लेते हैं, हार्दिकता की उन लोगों के अंदर कमी होती है। अब आता है राइट हेमिस्फीयर। राइट हेमिस्फीयर वाले जो लोग होते हैं, जिनकी राइट बुद्धि जो काम करती है, राइट माइंड जो काम करता है, वो जो लोग होते हैं वो शांत प्रवृत्ति के होते हैं, उनके अंदर करुणा होती है, उनके अंदर दया होती है। ऐसे लोग म्यूजिशियन हो सकते हैं, ऐसे लोग अच्छे कलाकार हो सकते हैं, अच्छे डांस वो कर सकते हैं, अच्छा नृत्य कर सकते हैं। तो इस टाइप की बुद्धि के लोग इस टाइप वो बन सकते हैं। राइट हेमिस्फीयर वाले पेंटर बन सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। लेकिन यहाँ ये भी समझ लेना जरूरी है कि जो डॉक्टर के पैसे में है, जो पेंटर के पैसे में है, जो बिजनेसमैन के पैसे में है, कोई जरूरी नहीं कि उसका लेफ्ट हेमिस्फीयर काम कर रहा हो सकता है कि उसका राइट हेमिस्फीयर भी काम कर रहा हो, वो काम जो करुणा से करता हो। मेन बात है करुणा, दया और खेल की तरह समझना, अपने काम को जो खेल की तरह समझता हो, इंटरेस्ट की तरह समझता हो, तो वो क्या है, वो उसका राइट हेमिस्फीयर काम कर रहा है। तो कुछ ऐसे पुरुष हैं जो महिलाएं हैं, कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो पुरुष है। इस बात को समझ लेना जरूरी है। ये बात मैं कह रहा हूं इसके पीछे कारण है कि कुछ पुरुष ऐसे हैं जो महिलाएं हैं, यानी कि जिनके अंदर राइट हेमिस्फीयर काम कर रहा है, वो उनके अंदर भी करुणा होगी, दया होगी और वो म्यूजिशियन टाइप के लोग होंगे और वो हास्य में उनका बहुत रुचि होगी। और कुछ ऐसी लेडीज भी हैं जो पुरुष हैं, यानी कि जिनका लेफ्ट हेमिस्फीयर ज्यादा काम करता है, जो बिजनेस की ज्यादा बातें करती है, हर बात को बिजनेस से सोचती है। ऐसा भी पुरुष है जो कि जिनका भले ही जो फील्ड है वो म्यूजिक का हो, फील्ड भले ही उनका नृत्य का हो, लेकिन वो दुनियावी भाषा सोचते हैं, उसके साथ कोई करुणा जुड़ी हुई नहीं है, तो वो भी उनका क्या है, लेफ्ट हेमिस्फीयर काम कर रहा है। तो ये हुआ क्यों? अगर कोई क्वेश्चन करे, कोई प्रश्न करे कि किसी का राइट हेमिस्फीयर काम करता है, किसी का लेफ्ट हेमिस्फीयर काम करता है, ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है? बहुत गहरे कारण है। कोई हम कह दें कि प्रकृति ने तो सबको एक जैसा बनाया है, कोई इंसान पूर्णतः रूप से इंसान आदमी नहीं है, कोई आदमी पूर्णतः रूप से आदमी नहीं है, कोई औरत पूर्णतः रूप से औरत नहीं है, लड़की नहीं है। क्यों? क्योंकि जो लड़की है उसके अंदर 50% लड़का भी है, यानी कि आदमी भी है, जो औरत है उसके अंदर 50% और आदमी भी है, क्योंकि दोनों जो बने हैं वो आदमी और पुरुष के संयोग से बने हैं, दोनों के मिलन से बने हैं। तो एक के अंदर एक फल ज्यादा नहीं हो सकता, एक के अंदर एक कम नहीं हो सकता, दोनों की बराबर मात्राएं होती है। उसके अंदर उतना ही पुरुष है उतना ही और जो लेडीज है उसके अंदर उतना ही पुरुष है, और जो पुरुष है उसके अंदर उतनी ही लेडीज है। उसका लेकिन थोड़ा सा बैलेंस थोड़ा सा ज्यादा हो गया, यानी कि थोड़ा सा अति हो गया, एक्सेस हो गया किसी एक के अंदर। तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे राइट हेमिस्फीयर की, लेफ्ट हेमिस्फीयर की, कि राइट हेमिस्फीयर कैसे, राइट जो माइंड है वो कैसे इन्वॉल्व होता है हमारे लाइफ के अंदर, लेफ्ट हेमिस्फीयर यानी कि लेफ्ट जो माइंड है वो कैसे इन्वॉल्व होता है। वो लेडीज एंड जेंट्स का जो रेशो बताया गया है वो सही है, लेकिन कुछ मैंने बताया कि कुछ लेडीज हैं जो जेंट्स हैं, कुछ जेंट्स हैं वो लेडीज हैं, यानी कि किसी के अंदर राइट हेमिस्फीयर काम ज्यादा करते हैं, किसी के अंदर लेफ्ट हेमिस्फीयर ज्यादा काम कर रहा है। किस तरीके से लेडीज के अंदर राइट हेमिस्फीयर की उत्पत्ति हुई, किस तरीके से, कहाँ से ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे गहरे कारण है। साइंटिफिक रूप से हम जाएंगे तो नारी के अंदर जो इसको बोलते हैं कि प्राकृतिक गुण है, तो प्राकृतिक गुण ये बना कैसे? शुरू के अंदर, स्टार्टिंग के अंदर जो नारी को जो है बहुत प्रदान किया जाता था, उनको घरों में रखा जाता था, उनको बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, उनको मंदिरों में जाने की इजाजत नहीं थी, उन्हें कहीं भी जाने की इजाजत नहीं थी। तभी अभी वुमेन एम्पावरमेंट डे मनाया जा रहा है, उनकी सुरक्षा की बात की जा रही है, लेकिन उनकी सुरक्षा की कितनी बात हो रही है वो आप सबको पता है, और कितना वो आगे आ पा रही है वो भी आप सबको पता है, यहाँ वो बताना जरूरी नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से राइट हेमिस्फीयर उनका डेवलप हुआ,
तो वो उनको शुरू में ऐसे रहती थी वो, तो पुरुष बाहर जाते थे, बाहर काम करने के लिए जाते थे, तो वो घरों के अंदर रहती थी। जैसे वो घरों के अंदर झाड़ू पोछा करती थी, अपने बच्चों की संभाल करती थी, अपने बच्चों की संभाल करती थी। यहाँ बच्चों क्या है कि जब से उनको बच्चा हुआ, जब से लेडीज एक माँ बनी, जब बच्चा पैदा होता है तो सिर्फ बेटा ही पैदा, बच्चा ही या बेटी ही पैदा नहीं होती, एक माँ भी पैदा होती है, क्योंकि उससे पहले वो माँ नहीं होती। तो माँ जब बनती है तो एक कोरोना उसके अंदर जन्म लेती है। एक तो ये कारण है कि कोरोना उसके अंदर जन्म लेती है। दूसरा कि उनको एक चार दीवारी के अंदर रहना पड़ा, पुरुष बाहर जाते थे, तो वो कोरोना और ज्यादा विकसित हो गई। एक तो वो माँ बनी तब कोरोना आई, और धीरे धीरे करके पुरुष बाहर जाने लगे, वो घर का काम करने लगी, तो उसके अंदर और तरह की इंटेलिजेंस डेवलप हो गई, आदमी के अंदर और तरह की इंटेलिजेंस डेवलप हो गई, यानी वो बाहर का काम करने लगी, घर के अंदर वो कोरोना के जन्म लिया, कोरोना और ज्यादा डेवलप हो गई। क्योंकि जब वो घर में काम रहती थी तो एक फीलिंग उनकी प्रति रहती थी, जो बाहर जेंट्स काम करने गया है, शिकार करने गया, पहले लोग शिकार करने जाते थे या कोई काम बाहर करने के लिए जाते थे, क्योंकि वो उन पर डिपेंड थी। आज की लेडीज इतना डिपेंड नहीं है, पहले वो उन पर डिपेंड थी। बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होने की वजह से वो एक आश्रित नारी हो गई थी, कि जब वो आश्रय रहता था, कि उनको धीरे धीरे करके कोरोना का जन्म हुआ, क्योंकि वो उन पे आश्रित थी। और वो जब उनको कुछ हो जाए, कुछ उनके साथ गलत ना हो जाए, कोई उनको मार न दे, इस टाइप के विचार उनको आते रहे होंगे साइकोलॉजिकल रूप से, साइंटिफिक रूप से, तो धीरे धीरे करके कोरोना और ज्यादा विकसित हो गई। तो धीरे धीरे करके उनका जो राइट हेमिस्फीयर काम माइंड डेवलप हो गया, वो वहां रहते हुए राइट हेमिस्फीयर वाले काम करने लगती। अब घर में तो बिजनेस चलाए नहीं जा सकते, उस टाइम नहीं चलाए जा सकते थे, आज चलाए जा सकते हैं। उस टाइम घर में बिजनेस नहीं चलाए जा सकते थे, लेडीजों को घर की चार दीवारी से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, तो इसी के कारण उन्होंने ऐसे काम पकड़े जिनमें राइट हेमिस्फीयर डेवलप होता है। जैसे डांस के कुछ वर्क उन्होंने किए, भले उन्होंने छुप के किए हों, भले उन्होंने अकेले में किए हों, गाने का, सिंगिंग का उन्होंने किया, और कोरोना धीरे धीरे करके विकसित हुई, और धीरे धीरे करके उनका राइट हेमिस्फीयर माइंड विकसित हुआ। ये एक दिन में विकसित नहीं हुआ, उनको 4000 साल से 5000 साल से घर में वो रहे, और वो उनका बाहर का कोई काम नहीं रहा, कोई बिजनेस का कोई काम नहीं रहा जिसमें ज्यादा लेफ्ट हेमिस्फीयर का काम करना पड़े। ऐसे उन्होंने वर्क नहीं किए, तो उन्होंने कौन से वर्क किए? उन्होंने ऐसे काम किए जिनका संबंध राइट हेमिस्फीयर को डेवलप करने से है। तो जिनका संबंध राइट हेमिस्फीयर को डेवलप करने से है, तो वो धीरे धीरे करके उनका राइट जो माइंड है वो धीरे धीरे करके उनका डेवलप होता चला गया, और पीढ़ी दर पीढ़ी अगली पीढ़ी आई, तो उसके बच्चों के अंदर वही गुण आ जाते हैं। आपको पता है कुछ 50% गुण अनुवांशिक होते हैं, तो अनुवांशिकता उनके अंदर आ गई, हेरिडिटी उनके अंदर आ गई। तो अब माँ है, उसकी बेटी है, फिर बेटी के अंदर गुण आ गए, फिर उसकी आगे बेटी हुई, उसके अंदर गुण आ गए, फिर उसकी बेटी हुई, उसके गुण आ गए। तो धीरे धीरे करके इनका राइट हेमिस्फीयर और ज्यादा डेवलप होता गया। कुछ तो बच्चा पैदा होने की वजह से हुआ, क्योंकि उसके अंदर ममता का गुण आ गया, करुणा का गुण आ गया, फिर उनके पालन पोषण की जिम्मेवारी आ गई, फिर वो एक घर की चार दीवारी में रहती थी। तो कुछ लोग ये कह सकते हैं कि दबाव में आए होंगे, दबाव में नहीं आए ऐसे गुण, वो वहां रहती थी, इन्वायरमेंट ही ऐसा था, इन्वायरमेंट ही ऐसा क्रिएट हुआ, तो धीरे धीरे करके उनके अंदर ऐसी गुणों की जो है ज्यादातर बढ़ते चले गए। तभी उनका राइट हेमिस्फीयर जो है, यानी कि राइट जो दिमाग है उनका बढ़ता चला गया, और आज भी उनके अंदर बहुत सारी करुणा देखी जा सकती है, बहुत सारी दया देखी जा सकती है, और ऐसे बहुत सारे वर्क जो वो करती हैं जो कि राइट हेमिस्फीयर से संबंधित है। अब आप देख लीजिए, हमारे जितने भी हिंदुओं को देवी देवताएं हैं, उनको लेडीजों की तरह श्रृंगार किया जाता है। कृष्ण जी की आप मूर्त को देख लीजिएगा, हमारे शिव जी महाराज जो हैं, भोलेनाथ हैं, उनकी आप मूर्त को देख लीजिएगा कि उनकी फोटोज के अंदर उनको कृष्ण जी को तो दाढ़ी मूछें भी नहीं है, उनके जो है लिपस्टिक लगाया जाता है, उनको कानों में कुंडल पहनाए जाते हैं, उनको लेडीज जैसे कपड़े पहनाए जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे यही कारण है कि वो करुणा की मूर्ति है, वो दया का सागर है, वो करुणा की मूर्ति है। क्योंकि जब वो आदमी उसकी तरफ चलता है, भगवान की तरफ चलता है, समर्पण की तरफ चलता है, मेन बात है समर्पण, यानी कि लेडीज ने आदमी को समर्पित कर दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया। तो वो समर्पण से क्या हुआ, धीरे धीरे करके उनके अंदर ये गुण विकसित हो गए। ऐसे ही जो भगवान का रूप है, जो देवता का रूप है, उन्होंने अपने आप को उस परम पिता परमात्मा को समर्पित कर दिया। समर्पित करने की वजह से ही उन्हें लेडीजों के कपड़े पहनाए जाते हैं, लेडीज जैसी उनकी मूर्त बनाई जाती है। कभी आपने सोचा भी होगा या नहीं सोचा होगा कि ऐसी उनकी मूर्त क्यों बनाई जाती है? क्योंकि वो तो पुरुष थे, तो उनको लेडीज वाले श्रृंगार क्यों किए जाते हैं? उनकी पलकों को सजाया जाता है, उनके कानों में कुंडल डाले जाते हैं,
उनके होठों पर लिपस्टिक लगाई जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि वो उनका राइट हेमिस्फीयर डेवलप हो गया, ज्यादा डेवलप हो गया, तो वो भगवान की तरफ चले गए, समर्पण की तरफ चले गए। अब कुछ लेडीजें भी ऐसी हैं कि जो समर्पण, बहुत ज्यादा समर्पण की तरफ चली गई, तो वो देवी का रूप बन गई। तो राइट हेमिस्फीयर, लेकिन दोनों ही एक बीमारी मान सकते हैं कि दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ना तो आदमी के अंदर बैलेंस है, ना औरत के अंदर बैलेंस है। एक चीज ज्यादा डेवलप हो जाए तो वो भी ठीक नहीं होती, तो उसमें बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो ये जो देवी और देवता है, देवता जो बने हैं, उनके अंदर बैलेंस था, तभी वो उस लेवल को छू पाए हैं। तो उस बैलेंस की मैं एक आगे अभी बनाऊंगा वीडियो, उसमें बात करेंगे किस तरीके से उस बैलेंस को डेवलप किया जा सकता है, किस तरीके से काम करके उस बैलेंस को डेवलप किया जा सकता है, ताकि हम एक अच्छे इंसान बन सके। वो कहने भी आता है कि जब आदमी गिरने में इतना गिरे कि हैवान बन जाए, वो उठने में आए तो ऐसा उठे कि भगवान बन जाए। तो भगवान बनने की क्षमता आदमी के अंदर है और हर इंसान के अंदर है। तो वो किस तरीके से माइंड डेवलप होता है, सिर्फ माइंड का खेल है। लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर का बैलेंस किस तरीके से होता है, वो हम अभी आपको इसमें बताएंगे। जी, था कि राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट हेमिस्फीयर किस तरीके से काम करते हैं, और लेडीज के अंदर, औरत के अंदर, नारी के अंदर जो है राइट हेमिस्फीयर ज्यादा इंक्रीज होता है, राइट माइंड ज्यादा इंक्रीज होता है, क्योंकि वो इस टाइप के वर्क करते रही है, शुरू से ही इस टाइप के कामों में इन्वॉल्व रही है, तो उसका राइट हेमिस्फीयर ज्यादा एक्टिव है। तो क्या राइट हेमिस्फीयर ज्यादा एक्टिव होना ठीक है या लेफ्ट हेमिस्फीयर ज्यादा एक्टिव होना ठीक है, इस बात का ये प्रश्न बहुत लोगों के दिमाग में रहता है कि कौन सा माइंड ज्यादा डेवलप होना चाहिए। अब अगर बात करें तो राइट हेमिस्फीयर के अलग काम है, लेफ्ट हेमिस्फीयर के अलग काम है, लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि इन दोनों के अंदर बैलेंस हो। जहाँ राइट हेमिस्फीयर की जरूरत पड़े वहां राइट हेमिस्फीयर काम कर पाए, जहाँ लेफ्ट हेमिस्फीयर की जरूरत पड़े वहां लेफ्ट हेमिस्फीयर काम कर पाए। इन दोनों के अंदर अगर बैलेंस होगा तो उसकी लाइफ बैलेंस होगी, उसे तरह तरह की बीमारियों को शिकार नहीं होगा और एक जागरूक इंसान होगा, एक जागरूक मानव होगा। तो इन दोनों के अंदर बैलेंस होना चाहिए। अब मैंने पहले बता दिया कि राइट हेमिस्फीयर को इंक्रीज करने के लिए कौन कौन से काम है, जैसे डांसिंग है, कोरोना है, और हृदय से रिलेटेड जो भी वर्क है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा विचार नहीं करना पड़ता, ज्यादा पैसों के बारे में नहीं सोचना पड़ता, ज्यादा पैसों की अहमियत नहीं होती, वहाँ सिर्फ और सिर्फ बहाव की अहमियत होती है, और तभी वो डेवलप हो पाएगा। तो जो औरत के अंदर दिमाग उत्पन्न हो पाया, राइट हेमिस्फीयर जो इंक्रीज हो पाया, उसके बहुत गहरे कारण मैंने आपको बताए, बहुत साइंटिफिक कारण आपको बताए, और उसके अलावा कोई और भी कारण हो सकते हैं तो आप मुझे सूचित करना, वीडियो के कमेंट के माध्यम से मुझे बताना, ताकि उस चीज को हम समझ सकें। अब नारी विकास की, नारी उत्थान की भी बात चल रही है, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि नारी को बहुत टाइम से, 500 सालों से, 5000 सालों से जो है, 5000 सालों से उन्हें जो कुचला गया है, दबाया गया है, और हर चीज में उन्हें आगे न आने दिया है। इस कारण से वो उसकी आत्मा बहुत दब गई है, और अब अगर उनको कहो कि वो हमारे साथ में आके खड़ी हो जाए, तो ये ऐसे नहीं हो सकता। उसे हमें मोटिवेट करना होगा, उन्हें हमें आरक्षण देना होगा, अलग अलग टाइप से उन्हें आगे लेके आना होगा। उसकी शुरुआत हमें घर से करनी होगी, क्योंकि जो नारी को कुछ समझते नहीं, कई धर्म ग्रंथों के अंदर तो ऐसा भी लिखा हुआ है कि नारी के अंदर आत्मा नहीं होती, नारी के अंदर आत्मा नहीं होती। अगर गहराई में जाए, साइंटिफिक तरीके से जाएं, तो सबसे ज्यादा आत्मा नारी के अंदर भी होती है, उनके अंदर करुणा होती है, उनके अंदर दया होती है। एक बच्चे का वो पालन पोषण करती है, वो माँ होती है। एक जो लेडीज होती है वो अपने बच्चे की माँ भी नहीं होती, वो अपने हस्बैंड की भी माँ होती है। ये विचार आपको थोड़ा सा अलग लग सकता है कि एक लेडीज, एक नारी अपने हस्बैंड की माँ कैसे हो सकती है। एक माँ की तरह, माँ का मतलब है कि ममता, एक ममता की तरह है वो अपने हस्बैंड की, अपने घर वाले की, अपने बच्चों की और आसपास के लोगों की वो जो है देख रेख करती है, उनकी देख रेख करती है, एक ममता के साथ करती है। अपने उनके पति देव को किस टाइम जो खाना चाहिए वो खाना बना करके देती है। उसकी छोटी छोटी चीजों को देखने की कोशिश कीजिए, और वो जो खाना बनाती है उसका कितनी बार आप धन्यवाद देते हो, ये सोच लीजिए। हम उसका कितनी बार धन्यवाद देते हैं। हमारे कपड़े वॉश करती है, हमारी जो चीजें अरेंजमेंट करके देती है, जहां भी हमें जाना हो तो हमारी चीजें अरेंज होती है। क्यों होती है वो? क्योंकि उनके अंदर एक करुणा है, एक ममता है, वो एक बच्चे की भांति अपने हस्बैंड की, अपने पति देव की भी वो एक संभाल जो है अपने बच्चे की भांति करती है, क्योंकि करुणा से वो ओतप्रोत है, करुणा उसका स्वाभाविक गुण है। और इस तरीके से की ही करुणा जो है जेंट्स के अंदर भी उत्पन्न होनी चाहिए, क्योंकि राइट हेमिस्फीयर का काम है। तो राइट हेमिस्फीयर को उनको इंक्रीज वैसे नहीं हो रहा, तो एक बार हट योग करके, अपने आप से जबरदस्ती करके, धीरे धीरे करके इनको डेवलप किया जा सकता है। कुछ कामों को पहले
उसके लिए पहले लर्निंग का ये प्रोसेस भी है कि लर्निंग इज ए रिलेटिवली परमानेंट इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस एंड एक्सरसाइज, कि हमने एक्सपीरियंस किया, एक्सरसाइज किया, हमारे बिहेवियर में जो चेंज हो उसे लर्निंग बोलते हैं। तो लर्निंग के लिए हमें एक्सपीरियंस करना होगा, तो धीरे धीरे करके वो चीज़ें भाव में आने शुरू हो जाती है, हमारी हैबिट बन जाती है, आदत बन जाती है। तो इस तरीके से हम अपने राइट हेमिस्फीयर को इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैं बता रहा था कि जो लोग कहते हैं कि औरत के अंदर आत्मा नहीं होती, उनके लिए मैंने 2 लाइनें लिखी थी कल, वो मैं सुना देता हूँ। वो बड़ी है कि औरत घर की पूजा होती है, औरत घर की पूजा होती है, औरत घर की पूजा होती है, ममता की मूर्त होती है, औरत घर की पूजा होती है, ममता की मूर्त होती है, औरत घर की शान होती है, औरत घर की शान होती है। जो लोग ये कहते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि औरत के अंदर आत्मा नहीं होती, जो लोग ये कहते हैं कि औरत के अंदर आत्मा नहीं होती, उन्हें जान लेना बहुत जरूरी है कि बहुत सारी हस्तियां औरत से ही पैदा होके भगवान होती है। औरत से पैदा होके कितने लोग भगवान बने हैं। जिस औरत से हम पैदा होके उसी को हम नीचा दिखाने के लिए लग जाते हैं, उसी को मंदिरों में जाने की इजाजत हम लोग नहीं देते, उसी को मस्जिदों में जाने की इजाजत हम लोग नहीं देते, उसी को कहीं किसी समाज के सामने प्रकट होने की इजाजत हम नहीं देते, तो हमसे ज्यादा संकुचित धारणा के लोग कहाँ हो सकते हैं। उसका ममता देखिए, उसकी करुणा देखिए, उसका समर्पण तो देखिए, कितना वो अपने आप को समर्पित करती है, कितना वो अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए अपने आप को समर्पित करती है। करण ग्रेवाल की एक बात मुझे याद आ रही, पंजाबी से है कि दुद्धा नाल पुत पाल के पिछो पानी में तरस दिया मावा, दुद्धा नाल पुत पाल के पिछो पानी में तरस दिया मावा, कि जो माँ होती है दूध के साथ पहले अपने पुत को, अपने बेटे को, अपने लाडले को पालती है और लास्ट में वो पानी के लिए तरसती है। उसमें हो सकता है कि माँ का भी कोई कर्म हो, लेकिन हमें ये नहीं सोचना कि माँ का कोई कर्म है। हो सकता है माँ ने पहले पिछले जन्म में ऐसा कुछ किया हो, लेकिन हमारा क्या फर्ज बनता है, हमारा क्या कर्तव्य बनता है? हमारा कर्तव्य बनता है कि जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें प्यार दिया, लाड प्यार दिया, बड़ा किया, उसका पालन पोषण भी करना, उसका पालन पोषण भी करना, जब उसे जरूरत हो तो उसकी सहायता करना, हेल्प करना, ये हमारा कर्तव्य है। तभी हमारा कार्मिक अकाउंट इकट्ठा हो पाएगा। तो हमें सोचना होगा कि जो है हम लेडीज को किस तरह की स्वतंत्रता हमें देनी है, जरूरी है, इंडिपेंडेंस करना बहुत जरूरी है। वो इंडिपेंडेंस इस टाइप की कि हमें उन्हें विचारों की स्वतंत्रता देनी है, अपने भावों को प्रकट करने की स्वतंत्रता देनी है। बहुत सारी औरतें, बहुत सारी लेडीजें अपना भाव को, अपनी भावनाओं को अंदर सिमट कर ही वो इस जीवन रूपी यात्रा को पूरा कर जाती है, मौत के आगोश में समा जाती है। उसकी भावनाएं चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, वो अंदर ही अंदर रोती रहती है। हमें उनकी भावनाओं को समझना होगा, उनकी भावनाओं की इज्जत करनी होगी। वो अपनी आंखों से, वो कई बार बहुत सारी बातें कह जाती हैं, उनकी आंखों की बातों को हमें समझना होगा। हमें हमेशा अपने आप को ऊपर न रख करके उसकी करुणा को की तरफ ध्यान देना होगा। सोचिए आप एक मकान बनाते हैं, भले ही आपकी जो मिसेज हैं वो काम करती है, आप काम नहीं करते, वो काम करती है और वो पैसा कमा करके लेके आती है और पैसे से आप मकान बनाते हैं। और मकान बनाते तो घर के बाहर जो नेम प्लेट लगती है वो किसकी लगती है? सोचिए, हिंदुस्तान के अंदर ज्यादातर किसकी लगती है? उस जेंट्स की लगती है, जो आदमी घर में है उसकी लगती है। वो औरत कभी नहीं बोलती, या कभी बोलती या सोचती भी नहीं कि मेरी नेम प्लेट लगनी चाहिए, वो अपने हस्बैंड की नेम प्लेट लगाना चाहती है। यानी कि समर्पण देखिए, समर्पण देखिए। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। और जेंट्स अपनी प्लेट लगाने के लिए तैयार रहते हैं, उनकी प्लेट कभी नहीं लगाते, यानी कि उनको आगे कभी नहीं लेकर के आते। कहीं आगे जाने की बात है, कहीं आगे अपने विचारों को रखने की बात है, तो खुद जेंट्स आगे चलते हैं, लेडीजों को पीछे कर देते हैं, जो कि सरासर गलत है। उनकी आत्मा पर कब्जा करने की सोचते हैं। शादी का मतलब, किसी के साथ अगर शादी हो गई, शादी विवाह करके आप आ गए उसके साथ में, तो प्यार और कब्जे में और एक स्लेव में, दास में बड़ा अंतर है। उसको दास बनाना चाहते हैं, उस पर कंट्रोल करना चाहते हैं कि हर चीज वो हमारी माने, हर चीज हम जैसे कहें वैसे करें। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसका माइंड अलग है, उसका राइट हेमिस्फीयर ज्यादा विकसित है, वो अलग बैकग्राउंड से आई है, उसके पेरेंट्स अलग हैं, उसके जन्मों के संस्कार अलग हैं, आपके संस्कार अलग हैं। तो वो 100% आपके अकॉर्डिंग नहीं चल सकती। कुछ चीजें आपको कॉम्प्रोमाइज करनी होगी, कुछ उनको करनी होगी, तभी जीवन रूपी यात्रा चल पाएगी और जीवन के एक मतलब को, एक मीनिंग को हम समझ पाएंगे। और जो हस्बैंड वाइफ के जो झगड़े होते हैं, जो तलाक होते हैं, वो नहीं होंगे। अगर दोनों आपसी समझ से काम करें, आपसी समझ से आगे बढ़े, तो एक अच्छे मुकाम को हासिल कर सकते हैं, एक अच्छे जीवन को जी सकते हैं।
और उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता भी घटित होने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि प्रेम से ही, प्यार से ही आध्यात्मिकता जन्म लेती है। तो इसलिए उनको दोनों का बैलेंस, तभी जब हस्बैंड और वाइफ दोनों आपस में बैलेंस करके चलेंगे, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर के बैलेंस की भी पूरी पूरी संभावना रहती है, क्योंकि लेडीज का जो है राइट हेमिस्फीयर इंक्रीज है, जेंट्स का जो है लेफ्ट हेमिस्फीयर इंक्रीज है, तो उन दोनों में बैलेंस की पूरी पूरी संभावना रहती है। अगर वो दोनों आपस में मिलकर इस तरीके से चले तो विकास किया जा सकता है। और हमें हमें जो है नारी को आगे लेकर के आना चाहिए, तो जरूरी है। लेकिन कई जगह नारी जो है उसका गलत बेनिफिट ना उठाए, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ कपड़ों तक ना समझे कि उन्हें कपड़ों की आजादी मिल गई, खाने पीने की आजादी मिल गई, यहाँ तक नहीं समझ के पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें और वो उस आत्मा को जगाने का प्रयास करे, जो आत्मा उसकी 5000 साल से कुचली गई है, वो आत्मा जो पुरुष प्रधान देश के द्वारा, पुरुषों के द्वारा जो कुचली गई है, दबाई गई है, उस आत्मा को विकसित करने का काम करे। कपड़े उल्टे सीधे पहनने से, अश्लीलता दिखाने से तो और आपका माइंड और ज्यादा गर्त में चला जाएगा। हो सकता है कि आप बाहर रूप से स्वतंत्र महसूस करें, लेकिन अंदर से आप और ज्यादा बेड़ियों में जकड़ जाएंगी, अंदर से और ज्यादा जो है आप तनाव महसूस करेंगी, क्योंकि ये इसके जो परिणाम है वो भयंकर होने वाले हैं। इसलिए अपने आप को बैलेंस में रखना जरूरी है। ठीक है कि कुछ इंडिपेंडेंस आपको मिल गई है, कुछ इंडिपेंडेंस और मिलेगी। आप किसी ऐसी बहुत सारी नारियों ने जो है शहादतें दी है, कुर्बानियां दी है, समर्पण किया है, तभी उनको ये स्वतंत्रता मिली है। लेकिन इंडिपेंडेंस का मतलब समझे, इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। ये इंडिपेंडेंस सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि हमें अपना आत्मिक विकास करना है, हमें पुरुषों से के समान या पुरुषों से भी आगे निकलना है, और इसी भावना के साथ कि पुरुषों के समान हमें काम करना है, पुरुषों की तरह ही है, हमें अपने आप को स्थापित करना है, अपने इमोशन को बचाए हुए। दूसरी बात यह है कि अपने इमोशन को बचाए हुए, अपने समर्पण की भावना को बचाए हुए, अपनी करुणा की भावना को बचाए हुए भी हमें इस समाज में स्थापित होना है, इस समाज के बड़े बड़े कामों को हमें करना है। लेकिन हमारे जो गहने हैं, हमारे जो इज्जत के जो गहने हैं, उन्हें भी हमें बचाए रखना है। अगर उन गहनों को, अगर करुणा को, अगर दया को, अगर ममता को हम कुर्बानी दे करके ममता की, करुणा की कुर्बानी दे करके अगर जिंदगी में कुछ हासिल भी कर लेंगे, पुरुष के बराबर खड़े भी हो जाएंगे, बिजनेस में स्थापित भी हो जाएंगे, देश की बड़ी बड़ी एजेंसियों में चले जाएंगे, विश्व के अलग अलग मंच, अलग अलग पटल पर हम छा जाएंगे, आसमान में हम छा जाएंगे, घरों पे हम चले जाएंगे, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। जब करुणा का, दया की भावना का, करुणा की भावना का, ममता की भावना का कत्ल करके अगर हम यहाँ तक पहुंच पाते हैं तो वो सरासर गलत है। इससे अच्छा ना पहुंचे तो ठीक रहेगा, क्योंकि वो गुण बहुत जरूरी है। तो मैं महिलाओं से, नारी से, सिस्टर से, मेरी माताओं से, मेरी बहनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना विकास करें, अपनी आत्मा का विकास करे। लेकिन जो उसका नेचुरल जो गुण है, जिसका स्वाभाविक जो गुण है, जो मैंने अभी बताया, ममता, करुणा, दया, जो गुण है, उनको बचाए रखे, अपने दामन में उसे बचाए रखे, उसे दामन को जो है कलंकित ना होने दे, और उसको बचाए रखने के साथ साथ विकास करे, अपनी आत्मा का विकास करे, हर क्षेत्र में क्रिएटिविटी से वर्क करे, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करे। पुरुष प्रधान देश में पुरुषों के लिए जिम्मेवारी बनती है, कर्तव्य बनता है कि नारी को आगे आने दिया जाए, उसके इंटरेस्ट को जाना जाए, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाया जाए, और साइकोलॉजिस्ट भी बता सकते हैं कि अगर वो कोई नारी अपना इंटरेस्ट नहीं देख पा रही तो उसका इंटरेस्ट दे करके उसको बता सकते हैं कि ये काम आपके लिए उचित रहेगा, ये फील्ड आपके लिए उचित रहेगा। तो वो उस फील्ड में जा करके एक अच्छी जो है माइलस्टोन जो स्थापित कर सकती है, एक अच्छी रुतबा, एक अच्छी पहचान बना सकती है। लेकिन जो उसके गहने हैं उसे बचाए रखना है। और पुरुषों के अंदर जो गहनों की कमी है, गहने का मतलब जो मैंने बताया, दया की भावना, करुणा की भावना, समर्पण की भावना, तो पुरुषों को वो गहने अपनाने हैं, अपनाने की कोशिश करनी है, लर्निंग करनी है, वैसे नया घाटियों करना है, नारी से सीखना है, तभी वो उन गहनों को भी ले पाएंगे, तब बैलेंस हो पाएगा। और जिस देश के अंदर, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, पूरी 100% गारंटी के साथ, 99% गारंटी के साथ कहता हूँ, जिस देश में ये बैलेंस होगा, जिस समाज में ये बैलेंस होगा, जिस घर में ये बैलेंस होगा, उस देश को, उस समाज को, उस घर को किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, किसी और के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। वो देश विकसित होगा, वो घर विकसित होगा, वो समाज विकसित होगा, जिसकी विकासशील थॉट होगी, जिसकी ओपन माइंडेड थॉट होगी। ओपन माइंडेड का मतलब है कि जो अपना विकास करेंगे, अपनी आत्मा का विकास करेंगे, क्रिएटिविटी से साथ काम करेंगे, लेकिन जो उनके वास्तविक जो गहने हैं, नेचुरल जो गुण है,
उसको भी वो बचाए रखेंगे, तभी वो देश में एक अच्छा कुछ कर पाएंगे और एक अच्छा रुतबा हासिल कर पाएंगे। तो मेरा मानना है कि, मेरा विश्वास भी है कि इन चीज़ों पर अगर आप कायम रहेंगे और आप भी सोच लीजिए, आप गहरे से इसके लिए मंथन कर लीजिए, विचार कर लीजिए और अपने मानस पटल में ये बात बिठा लीजिए कि अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, मैं भी आपके साथ हूँ, और इन स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं तो आप 101% कामयाबी की जो है उड़ान उड़ेंगे और कामयाबी को आप हासिल कर पाएंगे। ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि ये जो चीजें जो बताई गई हैं ये बिल्कुल साइंटिफिक है, नेचुरल है, नेचुरल के गुण से ओतप्रोत हैं। इनको अगर अप्लाई किया जाता है तो 101% जो है आप स्वतंत्र होंगे, आप इंडिपेंडेंट होंगे। इंडिपेंडेंट का मतलब भी बता दिया है कि इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, जहां अपने आप से ही काम किए जा सकें, क्रिएटिविटी के साथ काम किए जा सकें, जिस काम से अपने को बेनिफिट हो, जिस काम से दूसरों को बेनिफिट हो, पहले अपने को नहीं, पहले के दूसरों को बेनिफिट हो, आपके काम से दूसरों को बेनिफिट हो, उस काम को करने के लिए आपका दिल और दिमाग हमेशा उतारू रहता हो, हमेशा जागरूक रहता हो, रात को भी आपको सोने न देता हो, तो उस काम में उन बहनों को, उन माताओं को लग जाना है और अपने आप को स्थापित करके दिखाना है। भले ही उस काम के बदले उनको कुछ भी ना मिले, अभी उनको कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन इन फ्यूचर उनको इतना कुछ मिलेगा जिसकी कहने सुनने से परे की बात है। तो इसलिए इस स्टेप्स को फॉलो करें, उनकी तरफ ध्यान दें। पुरुषों को भी इसमें हेल्प करना है, जो ओपन माइंडेड है, जो ओपन माइंडेड नहीं है वो ओपन माइंडेड हो जाएं, क्योंकि जब तक ये विकास नहीं होगा, इसमें सिर्फ महिलाओं का विकास नहीं है। सोच लीजिएगा, मैं सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के विकास की बात नहीं कर रहा। अगर ये विकास होगा, अगर ये धारणा होगी, अगर विचार होगा, तो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का विकास नहीं होगा, इसमें पुरुषों का सबसे ज्यादा विकास होगा। महिलाओं का तो होगा ही होगा, पुरुषों का सबसे ज्यादा विकास होगा, समाज का विकास होगा, देश का विकास होगा, हर घर का विकास होगा, जब इन धारणाओं के साथ चला जाएगा, विचारों के साथ चला जाएगा। शुरुआत कहाँ से करें? स्पीच से काम नहीं चलेगा, भाषण से काम नहीं चलेगा, लिखने से काम नहीं चलेगा, न्यूज़पेपर में देने से काम नहीं चलेगा, प्रोग्राम करने से काम नहीं चलेगा। हमें शुरुआत करनी होगी, हमें पहल करनी होगी, हमें इनिशिएशन करना होगा। शुरुआत कहाँ से होगी फ्रेंड्स? शुरुआत होगी हमारे अपने घर से हमें शुरुआत करना होगा। हमें अपनी माँ को, बेटी को, बहन को इंडिपेंडेंस देनी होगी, और एक इंडिपेंडेंस भी उसे एक वैचारिक लेवल के साथ उसके लिए हो सकता है कि हमें क्लासें उनकी लेनी पड़े या क्लासें देनी पड़े, उनसे हम लर्न करें, वो हमसे लर्न करें। जो इस क्षेत्र में माहिर है उनसे क्लासें ली जाए, जो इस क्षेत्र क्लासेज ली जाए, तो नारी जो है अपने नारीत्व के गुण को बचाते हुए भी जो है समाज के अंदर जो चल रहा है, उनकी की जो चीजें हैं, विकास की जो चीजें हैं, और जो लक्ष्य जो है अपना हासिल कर सके। अपनी आत्मा को दबाए ना, अपनी आत्मा को कुचले ना, उसकी आत्मा जो है वो करने का जो मन कर रहा है वो करे, लेकिन बैलेंस के साथ उसके लिए हमें लर्निंग में जाना होगा। अचानक अगर पशु बंधा हुआ है, उसको आप खुला छोड़ दोगे तो वो खतरनाक साबित हो सकता है। अचानक कोई भी चीज बंधी हुई है, स्प्रिंग को आप जितना ज्यादा दबाओगे, अचानक छोड़ोगे, तो वो बहुत ज्यादा उछलेगा, लेकिन हमें उसे बैलेंस के साथ छोड़ना है। उस स्प्रिंग को हमें बैलेंस के साथ छोड़ना है। स्प्रिंग को अगर बैलेंस के साथ छोड़ेंगे, जो परसों वाला एग्जांपल दिया वो लेडीज अपने साथ ना छोड़ें, वो मैंने वैसे एग्जांपल दिया है। स्प्रिंग का एग्जांपल मैं लेडीज के लिए दे रहा हूँ, माता के लिए दे रहा हूँ, बहन के लिए दे रहा हूँ। इस स्प्रिंग को अगर हमने दबाया और अचानक हमने छोड़ा तो वो उछलेगा, ज्यादा नुकसान कर सकता है। इसलिए धीरे धीरे छोड़ना है, बैलेंस में छोड़ना है। तो जो माताएं बहनें नहीं कर पाती, नहीं समझ पाती इन बातों को, धीरे धीरे करके बैलेंस में इन बातों को समझना है और आगे बढ़ना है और अपना विकास करना है, देश का विकास करना है, समाज का विकास करना है, अपनी आत्मा का विकास करना है। अपना विकास करते करते पुरुष का विकास भी करना है। थैंक्स ए लॉट, ए बंडल ऑफ थैंक्स। हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण पर। अब महिला सशक्तिकरण जो शब्द मैंने सुना तो मेरे दिमाग में आया कि महिला सशक्तिकरण बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी। आप सभी इस बात से वाकिफ हैं, इस बात को जानते हैं कि किस तरीके से महिलाओं पे शुरू से ही अत्याचार होते आ रहे हैं, किस तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया जाता है और किस तरीके से उनका यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है हर काम के अंदर। तो इसलिए इसी कारण से महिला सशक्तिकरण की जरूरत पड़ी। कुछ महिलाओं ने कुर्बानियां दी, कुछ महिलाओं की कुर्बानियों को आज भी पूरा विश्व याद करता है। उनकी कुर्बानियों की वजह से ही इस टाइप के प्रोग्राम चलाने पड़े, इस टाइप की चीजें करनी पड़ी।
क्योंकि पहले जो आप इतिहास उठा करके देख लीजिएगा, पहले महिलाओं को क्या समझा जाता था। पहले महिलाओं को पांव की जूती समझा जाता था। पहले महिलाओं को ये समझा जाता था कि महिलाओं के अंदर तो आत्मा होती ही नहीं, महिलाओं को कहीं भी जाने की इजाजत नहीं होती थी, उन्हें बिल्कुल पर्दे में रखा जाता था, जो कि एक संकीर्ण सोच है, एक संकीर्ण धारणा है, जो कि आदि अनादिकाल से चली आ रही है। उसे मिटाना होगा, उसे मिटाना होगा। महिलाओं को बराबर का दर्जा दिलाना होगा, उसे मिटाना होगा और महिलाओं को बराबर का दर्जा दिलाना होगा। ये दुर्भाग्य की बात है, हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश को महिला सशक्तिकरण बनाने की जरूरत पड़ रही है। किसी देश को जब महिला सशक्तिकरण बनाने की जरूरत पड़ रही हो, किसी देश को जब महिलाओं को पुरुषों के बराबर लाने के लिए आंदोलन करने की जरूरत पड़ रही हो, किसी देश को जब महिलाओं को पुरुषों के बराबर लाने के लिए अलग अलग योजनाएं चलाने की जरूरत पड़ रही हो, तो ये बात उस देश के लिए शर्मनाक है। ये बात उस देश के लिए बिल्कुल शर्मनाक है, क्योंकि महिला और पुरुष दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं, दोनों ही गाड़ी के चक्के हैं। एक अगर टूट गया, एक कमजोर हो गया, तो गाड़ी, जिंदगी रूपी गाड़ी ढंग से अच्छे तरीके से नहीं चल पाएगी। इसलिए महिलाओं को बराबर का दर्जा दिलाना जरूरी है, लेकिन इसके लिए आंदोलन करने पड़े, इसके लिए योजनाएं चलानी पड़े, ये शर्मनाक है। ये तो ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए था। ये तो जो ऊंचे पदों पे जो राजनीतिक के बैठे हैं, और उनके दिमाग में ये पहले ही आ जाना चाहिए था और इस चीजों को पहले ही लागू कर देना चाहिए था। और अगर लागू करने वाली बात भी नहीं है, लागू करने की बात ही नहीं उठनी चाहिए, लागू करने की तो बात ही नहीं उठनी चाहिए। महिलाओं को एक सम्मानजनक दर्जा दिया जाना चाहिए। पहले आप इतिहास उठा करके देखेंगे किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता था, कितनी प्रथाएं थी, सती प्रथा थी, अभी दहेज प्रथा भी है, दहेज प्रथा के ऊपर भी अभी भी चल रही है। यानी कि आप सोच के देखिए कि आप शादी भी कर रहे हैं और उसके लिए आप ऊपर से दहेज भी ले रहे हैं। तो दहेज के लिए 2 लाइनें किसने लिखी थी कि ओ शर्म बेचने वालों तुम, ओ धर्म बेचने वालों तुम, ओ शर्म बेचने वालों तुम, ओ धर्म बेचने वालों तुम, फिर से क्यों जिंदा करते हो उस मरे हुए चिंगेज को, सोने की हथकड़ियां तोड़ो, मारो दुष्ट दहेज को। तो ऐसे ही लोगों ने मोटिवेट होकर के, बहुत सारी नारियों ने, बहुत सारी माताओं ने, बहुत सारी बहनों ने जो है अपनी जो है शहादत दी, तभी जाकर कुछ चीजें परिवर्तित हुई है। लेकिन महिला सशक्तिकरण का सही अर्थ, सही मायने तो बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं। अभी राज्यसभा में, लोकसभा में जो बिल पारित होना था 2001 या 2 की बात है कि 33% जो महिलाएं होनी चाहिए, वो एक राज्यसभा में पारित हो पाया, लेकिन लोकसभा में वो बिल पारित नहीं हो पाया क्योंकि उसके लिए बहुमत नहीं था। तो ये भी सोचने की बात है कि कितनी योजनाएं सरकार बोलती है कि ये हम करेंगे, वो हम करेंगे, कितनी योजनाएं सिरे चढ़ पाती है, कितनी महिलाएं उनका फायदा उठा पाती है, वो भी रह रही है। क्यों? क्योंकि महिलाएं दबी हुई है, महिलाएं कुचली हुई है। भले ही पढ़ी लिखी महिला है, आज भी उस पर दबाव है, आज भी उस पर परिवार का दबाव है और वो प्रताड़ित है। तो पढ़ी लिखी है तो कुछ बोल लेती है, लेकिन जो अनपढ़ है वो तो बिल्कुल नहीं बोल पाती और वो परिवार के जुल्मों को सहन करती रहती है और ऐसे ही अपना दबकर जो है जीवन यापन करती रहती है। लेकिन कहते हैं कि महिला के अंदर करुणा होती है, करुणा जरूरी है, करुणा होना ठीक है, अच्छी बात है। तो क्या पुरुष के अंदर करुणा नहीं होनी चाहिए? पुरुष के अंदर भी करुणा होनी चाहिए। जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं वह महिलाओं का अपमान किया गया है। भारतीय ग्रंथों के अंदर भी महिलाओं का अपमान किया गया है। भारतीय ग्रंथों के अंदर भी कई जगह पे जो है महिलाओं को मंदिरों में जाने की इजाजत नहीं है, महिलाओं को और कई जगह जाने की इजाजत नहीं है, महिलाओं को पहले स्कूलों में जाने की इजाजत भी नहीं होती थी। अब कुछ परिवर्तन हुआ है, अब कुछ परिवर्तन हुआ है कि उसका लाभ मिला है, लेकिन कितने % लाभ मिला है? मान लो कि गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है, 40% लाभ इनको मिलना चाहिए महिलाओं को, लेकिन उनको लाभ जो मिल पा रहा है 5 से 6% मिल पा रहा है, क्योंकि ये पुरुष प्रधान देश है। पुरुष प्रधान देश है, पुरुष ही अपना औचित्य रखते हैं, पुरुष ही अपने आप को आगे रखते हैं, महिलाओं को पीछे रखते हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है। अभी भी जितने भी आप ग्राम लेवल से ले लीजिए कि ग्राम में कितनी स्कीम चल रही है कि सरपंच के अंदर, मेंबर के अंदर महिलाएं होनी चाहिए। अब सरपंच के अंदर, मेंबर के अंदर महिलाएं अप्लाई तो कर देती है, लेकिन क्या वो महिलाएं सरपंच कर लेती है? क्या वो महिलाएं मेंबरशिप को अपना लेती है और पूरे जोर से काम कर पाती है? भले ही वो पढ़ी लिखी है, उनके हस्बैंड काम कर रहे हैं, उनके या फिर कोई रिलेटिव काम कर रहे हैं,
वो फिर भी काम नहीं कर रही, वो काम नहीं कर रही कहना उचित नहीं है कि उनको काम करने नहीं दिया जा रहा। आज भी घूंघट की प्रथा है, आज भी घूंघट की प्रथा से जो है लदी हुई है और परेशान हो रही है। कितनी महिलाएं हैं जो घूंघट प्रथा से आजादी चाहती है, लेकिन ये हमारा समाज ही, हमारे समाज की संकीर्ण सोच उनको इस चीज से बाहर नहीं उभरने दे रही। क्यों? क्योंकि वो ग्रंथों का हवाला दे देते हैं, वो पुराने युग का हवाला दे देते हैं। अब सोचिए ग्रंथ के अंदर क्या लिखा गया है। अभी जो इतना अन्याय किया गया है, ग्रंथों के अंदर ये लिखा गया है कि वहां आप जब जन्नत में जाएंगे, जब आप स्वर्ग में जाएंगे तो आपको अप्सराएं मिलेंगी, है आपके लिए तरह तरह के नाच होंगे। कहीं भी किसी भी ग्रंथ में आपने उनके लिए अपने लिए तो साजो सामान बना लिए, क्या महिलाओं के लिए ये लिखा गया है कि उनको स्मार्ट लोग मिलेंगे? नहीं लिखा गया, क्योंकि वो ग्रंथ जो लिखे गए हैं वो पुरुषों के द्वारा लिखे गए हैं। वो ग्रंथ जो लिखे गए हैं उसे ऐसे चालाक पंडितों के द्वारा लिखे गए हैं जो सिर्फ पुरुष को ऊपर रखना चाहते थे और स्त्री को, लेडीज को, महिला को दबाना चाहते थे। इसीलिए ग्रंथों में कहीं भी महिलाओं के उत्थान का जिक्र नहीं है, महिलाओं के विकास का जो है जिक्र नहीं है। तो हमें आगे आना होगा, पुरुष समाज को भी आगे आना होगा, महिला समाज को भी आगे आना होगा, उन्हें बराबर का जो है हमें दर्जा दिलाना होगा। इसके लिए पुरजोर जो है कोशिशें चल रही है, लेकिन फिर भी गांवों के अंदर और शहरों के अंदर बहुत संकीर्ण सोच है, बहुत संकीर्ण धारणाएं हैं। लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं महिला भी जिम्मेदार है। महिलाओं ने महिला सशक्तिकरण का मतलब एक लिमिट तक ही बना के रख लिया कि हम पुरुषों के बराबर कपड़े पहनेंगे, पुरुष जैसे कपड़े पहनते वैसे हम कपड़े पहनेंगे। उन्होंने अपनी जो लाज और लज्जा को भी जो है दांव पे लगा दिया, इस टाइप के कपड़े पहनने लगे, इस टाइप की विचारधारा कि खुला हम चलेंगे, खुला हम घूमेंगे। उससे कोई, मुझे नहीं लगता कि उससे कोई आंतरिक विकास होने वाला है या महिलाओं को बराबर का दर्जा मिलने वाला है। वो जो चीजें कर रहे हैं वो सिर्फ फुर्ता है, वो अश्लीलता है, उससे महिलाओं का कुछ उत्थान नहीं होगा, महिलाओं का कुछ विकास नहीं होगा। उससे तो वो और ज्यादा पतन में गिर जाएगी, और ज्यादा गड्ढे में चली जाएगी, जिसको कि उठा पाना बहुत मुश्किल हो पाएगा। अगर वो बराबरी करना चाहती है, अगर पुरुष भी उनसे बराबरी करवाना चाहते हैं तो अपने लेवल पे लेकर के आए अपने, और उनके लिए उनको आरक्षण की भी जरूरत है। अगर आप डायरेक्ट अभी कहें, वो समाज, वो लोग, वो काफी ऐसी गलत प्रवृत्ति के लोग हैं जो अभी ये चाह रहे हैं कि महिलाओं को बिना आरक्षण के, बिना प्रोग्राम के हम हमारे सामने आकर खड़ी हो जाए। वो कैसे हो सकती है? जिस महिलाओं को तुमने 5000 साल तक कुचला हो, उसकी आत्मा को तुमने 5000 साल तक कुचला हो, और आज तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे पास साथ आकर खड़ी हो जाए। वो कैसे हो जाएगी? उसको हौसला देना होगा, उसको हिम्मत देनी होगी, उसको एक एम देना होगा, उद्देश्य देना होगा, तभी वो आपके बराबर खड़ी होने के लायक हो पाएगी, आपके बराबर काम करने के लायक हो पाएगी। अगर महिला मजबूत होती है तो बहुत सारे घर सुधरते हैं। खुद का घर सुधारती है, जहां शादी होती है वो घर सुधरता है, बच्चे होते हैं फिर वो उनका विकास होता है। अब सोच लीजिए कि महिला को शिक्षित करने से, महिला को बराबर का दर्जा दिलाने से कितना विकास हो रहा है, कितना परिवर्तन हो पाएगा। बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाएगा, बहुत ज्यादा विकास हो जाएगा, गरीबी बहुत ज्यादा मिट जाएगी। क्योंकि आज 40% महिलाएं हैं, 45% महिलाएं हैं, 60% या 55% पुरुष है, तो वो अपना रुतबा रख रहे हैं। उनको 40% महिलाओं को खाना बनाने में लगाया हुआ है, 40% महिलाओं को घर का काम करने में लगाया हुआ है, घर की 4 दीवारी में उन्हें नजरबंद किया हुआ है ताकि वो बाहर ना जा सके। ऐसा अभी भी है, ऐसा अभी भी गांव में है, कुछ शहरों में भी ऐसा है, कुछ गांव में भी ऐसा है। अभी 70% हिंदुस्तान के अंदर गांव है, तो जब गांव की ये कंडीशन है तो कितना का सुधार हुआ है? आप देखिए, सुधार बहुत कम हुआ है, सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है। किस तरीके से उन्हें जो है एक कठपुतली बना दिया जाता है कि इस तरीके से वो नाचे। हाँ, उनका खुद का अगर आत्मा मान रही है, उनका खुद का दिल मान रहा है, उनका दिमाग मान रहा है कि वो ये काम करने के लिए तैयार है, तो उन्हें करने दीजिए। कितनी, मैं एक विचार कीजिए कि 40% इस देश की महिलाएं रोटियां बनाने में लगी, 40% महिलाएं रोटियां बनाने में लगी और कुछ करती ही नहीं, और कुछ उनसे करवाया ही नहीं जाता। वो ये समझा जाता है कि सिर्फ ये रोटियां बनाने के लिए आई है और कुछ करने के लिए नहीं आई। जबकि आपको रियलिटी में बता दूं, 40% जो लेडीज हैं उसमें से 10% को बड़ी मुश्किल से ढंग की रोटियां, ढंग का खाना बनाना आता होगा। 30% को तो
यानी कि 100% की मैं बात करूँ, 90% को तो खाना बनाना भी नहीं आता, लेकिन उनके अंदर कोई और एबिलिटी हो सकती है। वो अच्छी टीचर हो सकती है, वो अच्छी लेखक हो सकती है, वो अच्छी संगीतकार हो सकती है, वो अच्छी डॉक्टर हो सकती है, वो अच्छी सेल्समैन हो सकती है। उसकी एनर्जी है, उसकी आत्मा है, उसको समझने की जरूरत तो कीजिए, उसके इंटरेस्ट को जानने की जरूरत तो कीजिए। तुमने वैसे उसे काम में लगा दिया। अगर इस देश की जो है 100% महिलाएं में से 90% खाना बनाने में लगी हुई है, उसमें से 10% को खाना बनाने में लगा दिया जाए, जो कि खाने में माहिर हो। उसमें पुरुष भी हो सकते हैं, जो पुरुष खाना बनाने में माहिर हो, उन्हें और कामों से हटा करके खाना बनाने में लगा दिया जाए, घर के काम करने में लगा दिया जाए, जिसमें कि वो अच्छा कर सकते हैं। तो अच्छा उत्पादन भी होगा, अच्छी शिक्षा भी होगी, अच्छे विचार भी आएंगे और देश का विकास भी होगा। और महिलाओं को जो समानता का जो दर्जा है वो तभी मिल सकता है कि आपको उन्हें उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम दिलाना होगा। कुछ महिला को इंटरेस्ट घर का काम करने में, उनको घर का काम करने दीजिए। कुछ महिलाओं का इंटरेस्ट बाहर काम करने का है तो बाहर काम करने दीजिए। उनका बेनिफिट लेना बहुत जरूरी है। अपनी जो भी हमें जीवन मिला है उसका बेनिफिट उठाना बहुत जरूरी है। उस लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत जरूरी है जिस लक्ष्य को लेकर के हम पैदा हुए हैं। तो उनको कुचलना नहीं है, दबाना नहीं है, हमें उनको आगे की तरफ पुश करना है, बढ़ाना है। शुरुआत हमें कहाँ से करनी है? शुरुआत हमें भाषणों से नहीं करनी, शुरुआत हमें बड़ी बड़ी योजना चलाने से नहीं करनी। शुरुआत हमें करनी है अपने घर से, अपनी मम्मी से, अपनी माँ से, अपनी बहन से शुरुआत करनी है। वहीं से हमें उसे एक स्वतंत्र बनाना है, इंडिपेंडेंट बनाना है। लेकिन स्वतंत्रता का मतलब वो महिलाएं भी नाजायज फायदा उठाती हैं। बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी बहनें, बहुत सारे माताएं जो नाजायज फायदे उठाती है, उनको नहीं उठाना, उसको जायज तरीके से अपने विकास के लिए, अपने उत्थान के लिए काम करना है। महिला सशक्तिकरण का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उन कपड़ों की आजादी मिल गई। कपड़े जैसे पहने लेकिन ठीक पहने जाए तो अच्छा है, वो आपकी सोच है, जैसा आप विकास रखेंगे। कहा भी जाता है जो महंगी जो चीजें होती है वो पर्दे में रखी जाती हैं, लेकिन पर्दे का मतलब ये नहीं कि आपको संकुचित रखा जाए या आपको जो है छुपा करके रखा जाए, ऐसा नहीं है। आप अपना प्रदर्शन कर सकती हैं, आप अपनी इंटरेस्ट पैदा कर सकती हैं। आपको खुद को ही साबित करना होगा, महिलाओं को खुद को साबित करना होगा कि वो इस समाज का एक हिस्सा है और एक समाज में वो पुरुषों के बराबर काम कर सकती है और उनसे आगे भी निकल सकती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं इस समाज के अंदर जिससे महिलाएं बहुत आगे चली गई। लेकिन जब वो जा सकती है, वो महिला होते हुए जा सकती है, तो आप क्यों नहीं जा सकते? उन्हें सिर्फ घर की चार दीवारी में ना रखा जाए, खाना बनाने तक सीमित ना रखा जाए। उनसे बहुत कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, ये समाज बदल सकता है, गरीबी मिट सकती है। क्योंकि महिला साथ में काम करेगी, पुरुष साथ में काम करेगा। अब 40% महिलाएं काम में, घर के काम में लगी हुई है, उत्पादन में नहीं लगी हुई, अर्निंग नहीं कर रही, सिर्फ घर का काम कर रही है। तो कैसे कैसे गरीबी दूर होगी? नहीं होगी। शिक्षित होगी तो घर भी शिक्षित होगा, बच्चे शिक्षित होंगे, समाज शिक्षित होगा, बहुत सारे अमूलचूल परिवर्तन होंगे। मैं कह रहा हूं अगर महिला को उत्पादन में लगा दिया जाए, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उत्पादन में लगा दिया जाए, तो इस देश को किसी भी विषयों पर, किसी भी अन्य देश पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। और देश इस देश पर निर्भर रहेंगे क्योंकि महिलाओं के अंदर जो ताकत है, महिलाओं की एनर्जी का हम यूज नहीं कर पा रहे। आप विदेशों को उठाकर देख लीजिए कि कहाँ कहाँ, चीन को उठाकर देख लीजिए कि कितनी महिलाएं काम में लगी हुई है, कितनी महिलाएं काम में लगी हुई है। बहुत महिलाएं काम में लगी हुई है, उत्पादन कर रही है। हम सिर्फ रोटियां बनाने में लगे हुए हैं। तो इसलिए अपनी सोच को बदलना होगा, संकीर्ण जो सोच को है उसको बदलना होगा, एक नए भारत का निर्माण करना होगा, एक नए विश्व का निर्माण होगा। भारत विश्व गुरु जो कहा जाता है वो तभी कहा जाएगा। तो आप, मैं वीडियो को ज्यादा लंबा ना बनाती हुई बातों का आपने ध्यान रखना है। और अगर वास्तव में आप परिवर्तन चाहते हैं तो घर की शुरुआत कीजिए, घर से शुरुआत कीजिए। किसी भी माँ बेटी बहन को बुरा बोलने से पहले अपनी माँ बेटी और बहन के बारे में सोच लीजिए कि अगर आप बोल रहे हैं किसी को भी, किसी के बारे में नेगेटिव थॉट्स रख रहे हैं, किसी को बुरा बोल रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, तो आपकी भी बहन है, आपकी भी माता है। अब जब बात अपने पे आती है तो क्या गुजरती है, ये जरूर सोच लीजिए, जरूर विचार कर लीजिए। मैं इसको ज्यादा खोलना नहीं चाहता, बात को खुद समझदार हैं आप सभी। इस बात को अंदर से गहराई से सोच लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस रास्ते पे हैं और महिला सशक्तिकरण का मतलब क्या है वो मैंने बता दिया। इस तरीके से हम एक महिला को मजबूत कर सकते हैं। महिला को मजबूत करके हम महिला को मजबूत नहीं कर रहे, वो तो कर ही रहे हैं। हम सिर्फ महिला को मजबूत नहीं कर रहे, हम अपने विश्व को मजबूत कर रहे हैं, हम अपने परिवार को मजबूत कर रहे हैं, हम अपने समाज को मजबूत कर रहे हैं। तो जो देश अपने परिवार को मजबूत नहीं करना चाहता, जो देश अपने समाज को मजबूत नहीं करना चाहता, जो देश अपने आप को विकसित नहीं करना चाहता, उस देश को इस विश्व के भूगोल में रहने का अधिकार नहीं।
नहीं है, अगर वो इस देश के भूगोल में रहना चाहता है तो उसको इस टाइप के स्टेप उठाने होंगे, इस टाइप के कदम उठाने होंगे, ताकि हम सभी एक अच्छे विषयों का निर्माण कर सकें और एक अच्छी भावना के साथ, प्रेम की भावना के साथ पूरे विश्व में, पूरे जहां में एक डंका बजा सके। थैंक्स।